हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम द्वार में। आज हम फिर लेकर के हाजिर हैं दूसरे वीडियो के साथ। पार्ट 2 वीडियो ट्रिकी अप्रोच वाले मैथ्स जो 2020 फास्ट सीरीज में चला रहा हूँ। आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फास्ट तरीके से कैसे सोल्व करें वो आज मैं दिखाऊंगा। इसका पहले वाली वीडियो पार्ट 1 भी अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ लिंक अवेलेबल है, क्लिक करें और हमारी वीडियोज़ को देखें। इसके अलावा आरआरबी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 5000 क्वेश्चंस का सीरीज प्लस ट्रिकी अप्रोच वाले सीरीज, इसके अलावा आपको मैथ्स चैप्टर वाइज सीरीज आपको मिलेंगे, साथ ही आपको जीके और करंट अफेयर्स के भी वीडियोज मिलेंगे। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही जितना हो सके आप शेयर करें, क्योंकि यह एक एजुकेशनल चैनल है, इससे किसी ना किसी स्टूडेंट का भला तो होगा ही, इसलिए बेहतर है कि आप जितना हो सके इसको शेयर करें। तो आइए आज का हम फास्ट ट्रिकी अप्रोच मैथ शुरू करते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि आरआरबी एसएससी में जितने आरआरबी और एसएससी या अदर एग्जाम से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैथ के, वो कितने इजीली और कम टाइम में सोल्व किए जा सकते हैं। इसलिए इसका मकसद है फास्ट अप्रोच, ताकि हम जल्दी सोल्व कर बताएंगे। अगर आपको डिटेल्स वाले वीडियो चाहिए तो आप हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 5000 सीरीज वाले देख सकते हैं, जिसमें डिटेल अप्रोच बताया गया है कि आप अप्रोच तो आप इजी ही लेंगे, लेकिन आपको डिटेल के साथ समझाया गया है। इसमें मैं ट्रिकी अप्रोच बताता हूँ कि आप कितनी जल्दी फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। साथ ही चैप्टर वाइज मैथ्स भी बताया गया अलग वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं। मैं क्वेश्चन अभी नोट डाउन नहीं करूंगा, क्वेश्चन सिर्फ आपको बताऊंगा और आपको उसको वैल्यू लिखूंगा और आपको इससे सोल्व करके दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपये रखा। ये अंकित मूल्य है सर, अंकित मूल्य 160 रुपये अंकित मूल्य है। अब वो 10% की छूट देने के बाद ही 20% के लाभ पे लाभ मिल जाता है उसको। इस अंकित मूल्य पे वो 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। तो ये पूछा है कि उस वस्तु को उसने खरीदा कितने में था। अंकित मूल्य उसका 160 रुपये है, 10% का छूट देने के बाद उसको 20% का लाभ हुआ है। तो आपको पूछ रहा है कि अंकित मूल्य उसका जो था 160 था, तो क्रय मूल्य कितना था। तो इस तरह क्वेश्चन को देखिए कैसे सोल्व करेंगे। आपका जो अंकित मूल्य है वो लिख दीजिए, उसको लाभ हुआ था 10% का छूट दिया था तो 90, 100 में से माइनस कर दिए, और लाभ हुआ था तो 120। आप इसको सोल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा क्रय मूल्य, जितना अंकित मूल्य है प्लस 10% छूट पे प्लस 20% लाभ पे। तो अब देखिए मैं सोल्व करता हूँ, कीजिए। 3 3 9, 3 चौका 12, 4 चौका 16, 4 3 12, 120 आंसर हो गया ये। ठीक है, उसने इस सामान को 120 रुपये में खरीदा था। ठीक है, तो आप इसको देखते चलिए। अब एक बार मैं फटाफट बताता हूँ। 160 रुपये की वस्तु अंकित मूल्य है, 10% छूट देने के बाद भी उसको 20% का लाभ हो रहा है। तो सामान कितने में खरीदा गया था, 120 रुपये में। इस कंडीशन में हमने क्या किया, 160 रुपये अंकित मूल्य पे 10% छूट देके और 120% लाभ पे कैलकुलेशन करके काट दिया इसको, और हमारा आंसर आ गया क्रय मूल्य। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये फटाफट सीरीज है तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना जल्दी हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप एग्जाम में, उतना जल्दी कर पाएंगे। आपको 5 से 10 सेकंड लगने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन में अगर डिटेल समझाना हो तो मैं आपको बताता रहूँगा। जैसे क्वेश्चन है, एक साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है। देखिए धनराशि नहीं पता है, 2 साल पता है, और 1200 रुपये क्या है, 1200 रुपये क्या है, इंटरेस्ट है। साधारण ब्याज है, ब्याज है, ब्याज। एक साधारण ब्याज पर धनराशि 2 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है। तो आपको बताना है इसमें। अब इसमें देखिए 2 साल में 1200 रुपये हो जाता है एक धनराशि। तो इसका मतलब 2 वर्षों में 1200, तो मतलब एक साल में कितना, 600, अगले साल में कितना, 600। ये दिमाग में आपको चलते रहना चाहिए फटाफट, ताकि उससे कुछ आइडिया। आपको इसमें क्या नहीं दिया है, इसमें परसेंटेज नहीं दिया है। ठीक है, एक मूलधन भी नहीं दिया है, प्रतिशत भी नहीं दिया है, रेट। 2 साल में 1200 रुपये, तो एक साल में कितना, 600 रुपये, एक तो होगा। आगे इस क्वेश्चन में लाइन पढ़ते हैं। उसी धनराशि को उसने चक्रवृद्धि ब्याज उसी राशि को उसने उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज में लगा दिया उस पैसे को, और उससे वहां से उसको कितने पैसे मिल गए, 1290 रुपये ब्याज मिल गया। उसी धनराशि को, जो धनराशि है सो, और जो रेट था उसी रेट से उसने लगा दिया। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। लेकिन ये क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट था, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का।
उसी पैसे को उसी रेट से 2 साल के लिए ही उसने लगा दिया। लेकिन ये सिंपल था, ये चक्रवृद्धि ब्याज था। चक्रवृद्धि ब्याज उसको कितने मिले? 1290 रुपये। तो अब देखिए यहाँ पे अगर आपको रेट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? अगर इसमें पूछा है तो बताइए किस रेट से वो कर रहा था ऐसा काम, किस रेट से दे रहा था वो, किस रेट से साधारण ब्याज पे लगाया था उसने। तो रेट देखिए, जो भी पूछा है निकल जाएगा। आप देखिए 1290 रुपये आया, इसका मतलब क्या होता है? अगर आप इस बेसिक कंसेप्ट को समझ लेंगे तो आपको कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज ईजी लगेगा। 1290 रुपया मैं मिटा रहा हूँ। देखिए एक साल का 600 रुपया, एक साल का 600 रुपया साधारण ब्याज में। चक्रवृद्धि ब्याज का पहला साल भी सेम होता है, उसी पैसा पे चक्रवृद्धि ब्याज से उसी रेट से अगर एक साल के लिए आप लगाएंगे, पहले साल का इंटरेस्ट भी सेम बनेगा। ये आप जानते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का पहला साल, साधारण ब्याज का पहला साल दोनों इक्वल होता है। तो ये भी 600, ये भी 600, ठीक है। अगले साल में थोड़ा बढ़ोतरी हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज में 690 होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 600 प्लस 90 ऐड हुआ। ये चक्रवृद्धि टोटल मिला के 1290 हो गया। अब यहाँ समझिए, फटाफट समझते हैं। पहले साल में 600 रुपये चक्रवृद्धि साधारण ब्याज, दूसरे साल में 600 साधारण ब्याज। साधारण ब्याज एक फिक्स बढ़ता है उसका, लेकिन चक्रवृद्धि में क्या बढ़ता है? चक्रवृद्धि में पहले साल जितना साधारण होता है उतना चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 600 रुपये, दूसरा साल भी उतना ही होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन प्लस जो मूलधन का, ये तो इंटरेस्ट हो गया, जो मूलधन है उसका इंटरेस्ट हो गया दूसरे साल, और ये जो 90 रुपया होता है वो पहले साल का इंटरेस्ट का इंटरेस्ट होता है। यही तो चक्रवृद्धि है ना, सूद का सूद बोलते हैं ना गाँव में। तो 600 का ही 90 रुपया हो गया, 600 का 90 रुपया, है ना। यही तो इंटरेस्ट बढ़ा 90 रुपया एक्स्ट्रा, वरना जो मूलधन था 100 रुपया, उसका पहले साल 600 रुपया, दूसरे साल 600 रुपये, तीसरे साल 600 रुपये, यही तो चलता रहेगा। पहले साल 600, दूसरे साल 600, ये मूलधन का ये साधारण में, और चक्रवृद्धि में भी 600 चलेगा। ये जो 90 आ रहा है दूसरे साल में, इसका इंटरेस्ट प्लस ऐड हो जा रहा है इसमें। तीसरे साल में सबका इंटरेस्ट होता जाएगा ऐसे, इसका भी, फिर इसका भी, है ना। तो यही है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपको यहाँ पे जब आपको पता होगा कि ये जो 90 आया है कहाँ से आया है, इस 600 से आया है, तो बस वहीं से परसेंटेज आप निकाल दीजिए। इसका मतलब 600 का वाट बटा 100 इक्वल टू 90। बस यहाँ से हमें परसेंटेज तो मिल जाएगा ना, वही परसेंटेज तो हर जगह काम कर रहा होगा ना। तो हम देख लेते हैं, यहाँ 6 जा 15 6 90, 15 पर कट गए। वाट इक्वल टू क्या गया? 15% आंसर। तो आपका रेट निकल गया, रेट पूछा है, रेट निकल गया, आंसर 15%। समझ में आ गया? अब आपका रेट निकल गया। जब आपको रेट निकल गया, टाइम पता है, इंटरेस्ट पता है, तो मूलधन नहीं निकल जाएगा। जब आपको रेट पता है, सब पता है, तो मूलधन नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलधन अगर पूछे तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी बनेगा। आप प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। एक दुकानदार एक वस्तु पर 320 रुपया अंकित करता है, अभी हमने बताया, ठीक है, अंकित कर दिया 320 रुपया। अभी हम अपने आपको बताया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बस वो वैल्यू को लिखिएगा, 320 रुपया अंकित किया। अब आगे क्या कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। 10% की छूट के बाद 20% लाभ में बेचा, तो क्रय मूल्य निकालना है। अभी हमने बताया था 10% छूट के बाद तो क्या होगा, 90। पिछला क्वेश्चन जो था इस तरह का 160 रुपये था, 160 रुपये 10% छूट के बाद 20% में बेचा। एक क्वेश्चन है 320, है ना। अब देखिए पिछला क्वेश्चन भी आपको याद रहा होगा, ये 320 रुपया है, 10% छूट के साथ 120 में बेचा, 20% लाभ पे बेचा, तो क्या हो जाएगा 120। बस यही याद रखना है। सारे क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए, और ये जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में ही पूछे गए थे, सेकेंड स्टेज में, मतलब मेंस का क्वेश्चन है ये, फास्ट अप्रोच में ले रहा हूँ, है ना। तो अब चलिए काटते हैं, 0 से 0 काट दिए, 3 3 9, 3 चौका 12, 4 8 32, 8 3 24। काटने में गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए काटते वक्त ध्यान से काट लीजिए, आराम से काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिए अच्छे से। 240, तो क्रय मूल्य क्या होगा आंसर, इसका क्रय मूल्य क्या हुआ 240। अंकित मूल्य कितना था 320 था, क्रय मूल्य 240, ठीक है। अगर आपको 20% लाभ में बेचना है तो फिर निकाल लीजिए। अगर तो यहाँ पे क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य 240 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 30 आदमी 5 घंटे काम करके एक काम को 16 दिन में खत्म कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ ग्रुप से काम करवाया जाए, तो हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। ऐसे में वो चैप्टर मैंने अभी मैथ्स में नहीं कराया है, लेकिन अब कराऊंगा। MDH इक्वल टू MDH। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो MDH, मैन डे आवर, नीचे क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा या वेट हो जाएगा, नीचे वर्क या वेट, ठीक है, या जो लेंथ होगा कोई काम का वो हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस पे बनाएंगे MDH, मैन डे आवर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 30 आदमी 5 घंटे 16 दिन, 30 आदमी
5 घंटे 16 दिन में क्यों कितना काम, एक काम, ठीक है। ऐसे लिखते जाएंगे फटाफट। तो नेक्स्ट है 40 आदमी 6 घंटे काम करके कितने में खत्म करेंगे सेम काम। तो 40 आदमी 6 घंटे काम कर रहे हैं तो कितने दिन में खत्म करेंगे सेम काम। एक लिखने की जरूरत है नहीं, काम का अगर सेम हो तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं, आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप इसको काट लीजिए, जितना आसान से कट जाएगा उतना आसान से काट लीजिए। 3 दूनी 6 और 2 अट्ठे 16, 8 पचे 40, 40 से आंसर हो गया, ठीक है। तो 40 दिन लगेंगे, ठीक है। 40 दिन में वो काम खत्म हो जाएगा, आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक बार हम चेक कर लेते हैं 30 क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 16 दिन में काम खत्म पूरा करते हैं। उसी काम को 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब काटते हैं, 0 से 0 काट दिया मैंने, 3 दूनी 6 काट दिया और यहाँ पे 4 छूट रहा है इसलिए, ठीक है। और यहाँ से आप 4 से दूनी 8, ठीक है, हो गया। चलिए, तो क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10 दिन हो जाएगा, 10 दिन। इसको फिर से एक बार लिखते हैं साफ, काटने में एक छूट गया था। तो देखिए, बनाना वैसे ही है, बस काटने में 30 आदमी 5 घंटे काम करके 16 दिन में काम खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट लेते हैं, तो 40 आदमी 6 घंटे, 40 आदमी 6 घंटे में कितने दिन, 40 आदमी 6 घंटे और कितने दिन, ठीक है। तो 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16, ठीक है। और 2 तिहाई 6 और 3 दहिया 30, सीधा आ गया 10 आंसर। 4 वहां पे छूट रहा था, 10 आंसर, ठीक है। 10 दिन लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां को बनाते हुए अगर डाउट लगे रीचेक कर लीजिए, एग्जाम में भी आपको लगे कि नहीं क्वेश्चन का आंसर ज्यादा लग रहा है, ऑप्शन नहीं मिल रहा है, जरूरी नहीं कि ऑप्शन में से कोई ही होगा। आपका कैलकुलेशन गलत हो सकता है, तो ध्यान देने की जरूरत है, गलती हो सकती है, हो जाती है, कोई बड़ी चीज नहीं कैलकुलेशन में। आप सही बनाएंगे, आंसर नहीं मैच करा, एक बार रीचेक कर लीजिए, कैलकुलेशन में ही गलतियां होती है, कुछ छूट गई होती है। तो ये भी एक मैथ का हिस्सा ही है, इसको अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है, मैथ का ही पार्ट है। तो आपको रीचेक करने की जरूरत है, उसको सुधार करने की जरूरत है। लेकिन हाँ, अगर टाइम ज्यादा लग रहा है, लेंदी हो रहा है, तो आप एग्जाम में छोड़ के आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक 6 साल पहले 2 व्यक्ति पी और क्यू, उनकी आयु का अनुपात 3:2 था। देखिए, ये आज का दिन लेता हूं, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट वर्तमान। इससे 6 साल पहले और इससे 4 साल बाद, 6 साल पहले एक आदमी, उसकी आयु का रेशियो था 3:2। एक पी और क्यू 2 पर्सन है, पी एंड क्यू, इनका रेशियो है 3:2 एज का, 6 साल पहले। और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा, ठीक है। तो अब पूछ रहा है, तो पी की आयु बताइए, या पी या क्यू दोनों का आयु बताइए। हम दोनों निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आज से 6 साल पहले और आज से 4 साल बाद, कि 6 साल पहले और 4 साल बाद कितना साल हो गया, 10 साल। ये 6 साल पहले प्लस 4 साल बाद, आज से, ये आज है प्रेजेंट, 6 साल पहले 10 साल बाद, ठीक है। अब देखिए 10 साल, कितना हुआ, 10 साल। चलिए, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं फटाफट। देखिए, इनका अगर रेशियो ये है तो एज कितना होगा, दोनों का है 3x 2x, 3x बटा 2x, दोनों को 10 साल बढ़ाइए, दोनों को 10 साल हमने बढ़ा दिया, एज बढ़ा दिया, तो इतना रेशियो आना चाहिए 8/7। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं फटाफट। चलिए, पी एन क्यू का 3:2 जो है रेशियो याद रखें, उनका उस समय था, ठीक है। चलिए, तो 7 21x प्लस 70, ठीक है। यहाँ से इंटू हो गया दोनों को, फिर ये 8 दूनी 16x प्लस 8 दहिया 80, ठीक है। चलिए, अब इसको घटाइए, 16 और 5 5x, यहाँ से 16 आके इधर क्या हुआ, 21 में घट गया, इक्वल टू ये 70 उधर गया, 10 गया, एक इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। तो अब इससे देखिए, अब यहाँ पे 3:2 था, आज से 6 साल पहले, आज से 6 साल पहले, तो उस समय का एज निकाल लीजिए। तो 3 दूनी 6 साल के, 2 दूनी 4 साल का ये था, दोनों ये 6 साल और 4 साल के थे, ठीक है। और उनका 6 साल और जोड़ दीजिए इसमें, दोनों का तो 12 साल और 6 साल
10 साल। तो आज की वर्तमान आयु कितना है, 12 साल और 10 साल। ठीक है, समझ में आ गया। हमने क्या किया, x इक्वल टू 2 निकल गया। चलिए एक बार और देखते हैं इसको फटाफट। x इक्वल टू 2, तो आज से 6 साल पहले उनका रेशियो कितना था, तो x इक्वल टू 2 आ गया। तो हमने x से इंटू किया था, तो दोनों का ये 4 साल थे और ये 6 साल थे। अब 6 साल तो बढ़ गया ना प्रेजेंट आने के लिए, ये तो 6 साल पहले की एज है। तो आज का एज कितना हो जाएगा, इसमें 6 जोड़ देंगे ना, तो ये 12 साल के, इसमें 6 जोड़ेंगे तो ये 10 साल के। आज ये इस दोनों ग्रुप में है, ये 12 साल का है, 10 साल का है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम में ऐसे ही सोल्व करेंगे, आपके प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आप जल्दी कर पाएंगे। आपको टाइम 5 से 10 सेकंड लगना है, समझाने में टाइम लग रहा है, बनाने में नहीं। इसलिए आप जितना फास्ट करेंगे आपका रीजनिंग के लिए टाइम बचेगा, मैथ्स के लिए इजी करके आप निकल लेंगे। रीजनिंग में भी अगर आप प्रैक्टिस खूब करेंगे तो फिर आपका टाइम कहाँ होता है। जीके में तो टाइम लगना नहीं है, आपको पता है तो यस, ये नहीं तो नो, उसमें तो 1-1 सेकंड का है हिसाब। तो आप एग्जाम टाइम में कवर कर पाएंगे पूरा 100 क्वेश्चन। नेक्स्ट R019, एक वैल्यू R है जो अननोन है 109, R019, इसको डिवाइड करना है 11 से। 11 से डिविजिबल है बता रहा है, ये 11 से डिविजिबल है, तो यहाँ कौन सा अंक होना चाहिए, ऑप्शन दे रखा है कि ये 11 से डिविजिबल है, बता रहा है डिविजिबल है, भाग लग जाएगा। तो यहाँ क्या होना चाहिए, तो क्या करेंगे आप, भाग देके देखेंगे, नहीं भाग नहीं दे। 11 का डिविजिबिलिटी का जो रूल है, विभाजिता का जो नियम है, वो नियम ध्यान रखना है कि 11 से भाग देने का नियम क्या है कि अगर जो प्रथम अंक और तीसरे अंक, मतलब जो विषम संख्याओं का अंकों का जोड़ और सम संख्या का अंक का जोड़, जो भी जोड़ आएगा दोनों को घटाइए। अगर वो 0 या 9 आ रहा है, इट मीन्स वो सही है, 11 से डिविजिबल है। चलिए ठीक है, तो यहाँ देखिए हम देखिए 9 और 0 जोड़ते थे, क्या आया 9। तो अब 9 में 9 ही क्या घटाएंगे कि 0 आ जाएगा। तो यहाँ 1 और यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ अगर 8 कर देते तो 8 1 9, 9 घटाएंगे 0 आ जाएगा, मतलब 11 से डिवाइड है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 8, तो 8 है आंसर। और यहाँ 8 होता तो 8 1 9 और 9 0 9, 9 9 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 11 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 8। ओके डन, आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही बनाइए। ठीक है, साथ ही जितना हो सके अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में। अभी मेरा चैनल नया है, मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, अच्छी अच्छी वीडियो चला रहा हूँ। और अच्छे का पर्पस ये है कि मैथ्स के वो ट्रिक्स बता रहा हूँ जो 15 साल में मैंने गेन किया एक्सपीरियंस से। मैंने इतने एग्जाम्स दिए हैं, क्वालिफाई किए, अभी भी मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। तो आप जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए और खुद भी आप पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2 अंकों वाली एक संख्या का अंकों का योग 9 है। अंकों का योग, 2 अंकों वाली एक संख्या है, अंकों का योग, क्वेश्चन ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ, योग 9 है। ठीक है, क्वेश्चन बता रहा है। और आपस में अगर स्थान अंकों के दो अंक वाली जो संख्या है, उस संख्या के अंकों का स्थान अगर बदल दिया जाए तो क्या हो जाता है, 45 कम हो जा रहा है। स्थान बदलने पर 45 कम हो जा रहा है। क्या स्थान इंटरचेंज करना है, एक ही संख्या का अगर 2 अंक है आगे पीछे कर देना है तो 45 कम हो जा रहे हैं। तो बताना है कि बदली हुई संख्या, तो बताना है वो संख्या क्या है या बदली हुई संख्या क्या है। ठीक है, ऑप्शन, आप चूंकि ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आपको सोल्व नहीं करना है, ऑप्शन पे जाना है, ऑप्शन से चेक करना है। मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, ऑप्शन है 45 72, ठीक है 63 27। एक ऑप्शन में लेता हूं कोई भी, देखिए 63, अंकों का योग देखिए 9 है, सही है। चलिए पहला लाइन मैच कर गया। दूसरा, अंकों का स्थान पलटने क्या 45 कम हो रहा, पलटिए 36 जो है क्या 63 से 45 कम है, घटा के देखिए 45, 63 आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो ये को ऑप्शन सही नहीं है। इधर में 5 गया 8, गलत है, तो यही नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है मेरा, ये नहीं लेंगे। तो फिर क्या करेंगे, कोई दूसरा ऑप्शन लेंगे, चेक करेंगे क्या दोनों का अंकों का योग 9 है, 7 + 2 9 सही है। और इसका स्थान पलटिए, तो स्थान है 27 क्या 27 45 कम है, देखिए 12 से 5 किया 7, ये हो गया 6 42 सही है। 72 में से 45 कम 27 भी आ रहा है और अंकों का स्थान पलटने पर भी 27 आ रहा है, तो ये दूसरा लाइन को भी फॉलो कर रहा है। मतलब आंसर हमारा क्या है 72। बदली हुई संख्या अगर पूछ दे, संख्या क्या थी तो 72, बदली हुई संख्या क्या थी तो 27, उसी को बदलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे हम सोल्व करते जाएंगे फटाफट, क्योंकि ये 2020 मेरा फास्ट सीरीज है, 20 क्वेश्चन हम लेते हैं, आपको कोशिश करते हैं फटाफट बताए आपको जितनी जल्दी हो सके फास्ट ट्रिक अप्रोच से। अगर डिटेल वाले वीडियोस भी हैं अवेलेबल है, आपको ये नहीं घबराना है कि इतनी जल्दी तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, हम क्या करें, तो आप स्लो कीजिए वीडियो को, आप स्लो कर लीजिए, वीडियो का जो स्पीड है उसको स्लो करके देख लीजिए, ये नॉर्मल स्पीड है। उसके अलावा आप चाहें तो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो डिटेल सॉल्यूशन के साथ ट्रिकी अप्रोच में
अच्छे समझा के बताया गया है, उसको भी आप वीडियो में देख सकते हैं। उसका नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5000 सीरीज, आप उस पर क्लिक कीजिए। इसके अलावा चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन समझाए गए हैं, एक एक चैप्टर वाइज, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ये सारे क्वेश्चन है, नल और हौज है, पाइप एंड सिस्टम। इसके अलावा रेलवे के क्वेश्चंस, जो रेल वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो आप वो चैप्टर भी देख सकते हैं। यहाँ का पर्पस है सिर्फ फास्ट अप्रोच, ट्रिकी अप्रोच से आप जल्दी बनाइए एग्जाम में, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, ये सारे रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं और यही क्वेश्चन फिर दोबारा आएंगे, कहीं अलग से नहीं आते। ये मेरा टारगेट है 5 से 10,000 क्वेश्चन कंप्लीट कराने का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, पी एक वस्तु को 1600 रुपये में खरीदा और 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि इस वस्तु को 1840 में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत कितना बढ़ जाता। एक सामान को 1600 रुपये में खरीदा है ना, और 10% लाभ पर बेचा है, हमें नहीं पता कितना बेचा है, बस पूछा है बेच दिया। 1600 रुपया में खरीदा और 10% लाभ पे बेच दिया, ठीक है। वो सोच रहा है अगर उसको उस सामान को अगर 1840 में बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता, या 10% से जो लाभ कमाया तो और कितना ज्यादा प्रतिशत लाभ कमा लेता, डिफरेंस क्या होता। एक सामान 1600 में लिया और कितना 10% लाभ पर बेच दिया, ठीक है, बेच दिया तो उसका 10% लाभ है ना। अब पूछ रहा अगर वो 1840 में बेचा होता तो जो लाभ प्रतिशत हुआ पहले वाले से कितना ज्यादा होता। तो मान लीजिए अगर 20% आता है, 10 में भी ज्यादा, 10% ज्यादा होता, तो ये निकालना पड़ेगा ना आपको। तो देखिए आप जरा सोचिए कि एक्चुअल में 1840 पर अगर बेचा होता तो 1600 से 1840 देखिए कितना परसेंट है, कितना ज्यादा में बेचा है। तो 1600 और 1800, 240 ज्यादा ले रहा है ना। ये 1600 में खरीदा है, 1840 में बेचेगा तो कितना ज्यादा ले रहा है, 240। यही 240 जो है ना 1600 का कुछ परसेंट होगा जो एक्स्ट्रा ले रहा है, वही परसेंट तो हमें निकालना है, वो परसेंट कितना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1600 का जो 240 आ रहा है एक्स्ट्रा, 1600 का सामान है, 1840 में बेचा, ये छोड़ दीजिए 10%। यहाँ की बात कीजिए, 1600 का सामान है, 1840 में बेचा, 1840 में अगर बेच रहा है तो कितना एक्स्ट्रा ले रहा है, 240। तो यही 240 1600 का कितना प्रतिशत है, कितना परसेंट वो निकाल लेते हैं बस। 1600 का कितना परसेंट, वाट है, वाट परसेंट 240, ये तो हमें निकालना है, वाट है। अब काट लीजिए, ठीक है। अब और कटेगा, कट जाएगा, 4 चौका 16 और 4 छक 24, 4 से 15, तो कितना परसेंट आ गया, वाट परसेंट, तो 15%। अब देखिए एक सामान जो है 1600 का 10% लाभ में जितना बेच दिया, अब उस सामान को अगर कितना परसेंट बेचना चाह रहा है तो परसेंट 15% में, तब 1840 में बेचेगा। तो इसके एक्चुअल में तो 10% भी 15%, एक्स्ट्रा कितना परसेंट ले रहा है, 5%। आंसर 5%। पहले वाला परसेंट से बाद वाला परसेंट कितना बढ़ा, 5%। आंसर खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक नाव की चाल गति की धारा की विपरीत दिशा में 40 के स्पीड से चलता और स्थिर दर में जल में 55। देखिए नाव धारा का चैप्टर अभी मैंने कराया नहीं हूँ, अलग से कुछ दिन में आपको मिल जाएगा वीडियो। अभी लगभग 15-20 वीडियो आ चुके हैं मैथ्स के, रीडिंग के, जीके के, तो आप करंट अफेयर्स के, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक अवेलेबल है, क्लिक कीजिए या हमारे चैनल को सर्च कीजिए एग्जाम द्वार, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे और अच्छे वीडियोस मिलेंगे, ट्रिकी अप्रोच वाले, और कुछ ऐसे अप्रोच मिलेंगे, ट्रिक्स जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, आप बहुत सेकंडों में मैथ सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन ले रहे हैं नाव धारा का, इसमें 2 चीज है। देखिए इसमें जो क्या है कि शांत अगर जल है तो उसमें नाव की स्पीड अगर दे रखा है, शांत जल में स्पीड कितना है, 55 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। शांत जल में नाव की स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर है, ये नाव का एक्चुअल स्पीड है, ठीक है। और विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा क्या मतलब, नाव धक्का दे रही है उसको, सॉरी धारा जो है नाव का धक्का दे रही है। देखिए शांत जल है, जल अगर शांत है तो नाव की स्पीड 55, इसका क्या मतलब समझ लीजिए। अगर जल शांत है और नाव की स्पीड, अगर नाव शांत जल में जा रही है 55, तो एक्चुअल में नाव की ही स्पीड है, क्योंकि जल की कोई स्पीड ही नहीं है, शांत जल है, तो नाव की स्पीड निकल गई बस। तो आगे दे रखा है, आगे हमें निकालना है, तो नाव की गति धारा की दिशा में क्या होगी, ये निकालना है कि धारा के विपरीत 40 दिया हुआ है। अच्छा ये नाव की गति शांत जल में है, ये नाव की, अच्छा धारा के विपरीत किसकी गति, गति तो हमेशा नाव का ही यहाँ दिखाएगा, धारा के विपरीत नाव की गति कितनी जा रही, कम हो जा रही है, 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा ये क्यों कम हो रही है, क्योंकि नाव चल रही है, धारा उसके विपरीत चल रहा है, मतलब धारा उसको धक्का दे रहा है, मतलब धारा की कोई स्पीड है, तब जाके शांत में तो 55 था, 40 कितना कम हो गया, 15 का तो धक्का दे रहा है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि धारा का एक्चुअल स्पीड क्या है, 15 किलोमीटर पर आवर। देखिए 15 किलोमीटर पर आवर ये धारा का स्पीड है, 55 की स्पीड और 15 का स्पीड समझ में आ रहा है।
आप घटाइए तो 40 आ जाएगा। तो जब नाव 55 जा रहा है और धारा उसको 40 से उसको क्रॉस कर रहा है, उसको धक्का दे रहा है, तो कम हो गया, कितना आ जाएगा 15, 55 से जा रहा है 15 कम कर देगा तो कितना हो जाएगा 40। तो धारा आपका निकल गया, नाव निकल गया। तो पूछा अब नाव अगर धारा के साथ एक ही दिशा में बह के जाएगी, एक ही दिशा में जाएगी, तो जब नाव भी जा रही है और उल्टा आ रही है धारा तो 40 है, लेकिन नाव और धारा एक ही दिशा में जाएंगे तो दोनों मिल के जाएंगे, अपना स्पीड दोनों खुशी खुशी जाएंगे। तो क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। कितना हो जाएगा 5 5 10 शून्य हाथ में, 50 60 170, ठीक है, 50 10 60 10 70, 50 10 60 10 70, 70 किलोमीटर पर आवर। इसी स्पीड से दोनों साथ चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या पूछा था, नाव और धारा की एक समान दिशा में, है ना, अनुप्रवाह में, ठीक है। तो नाव और धारा की गति की दिशा में, धारा की गति की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, 70 किलोमीटर प्रति आवर। विपरीत में 40, उसमें 70, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो 2 वर्ष के लिए 48, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। आप चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर हमारे यहाँ इस चैनल पे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देखिए। चक्रवृद्धि ब्याज का ट्रिक्स बताए गए हैं, बहुत कमाल के ट्रिक्स है, आपको बहुत कम मेहनत में बनाना नहीं पड़ेगा। यहाँ जो क्वेश्चन का मैं अप्रोच बताऊंगा वो शायद आपको समझना थोड़ा आसान नहीं होगा, लेकिन मैं फास्ट बता रहा हूँ। तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाके चक्रवृद्धि ब्याज का एक बार वीडियो जरूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल देता हूँ कि अगर कोई मूलधन दिया हुआ है 48,000 रुपये यहाँ दिया हुआ है और 2 साल के लिए 20% के रेट से चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, 2 ईयर और 20%, ठीक है। तो मैं चक्रवृद्धि ब्याज वाले जो सीरीज थे मैंने उसमें वीडियो में बताया हूँ कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको परसेंटेज को क्या करना है, एक्सचेंज करना है। कैसे, 20 दूनी 40 और 20 वही उसका स्क्वायर निकालना है, एक तरफ दुगना करना है, एक तरफ स्क्वायर करना है। ये उसमें डिटेल बताया गया है, फिर भी मैं यहाँ थोड़ा समझा दे रहा हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, 2 साल का क्वेश्चन हो और जो भी परसेंटेज हो, एक तरफ दुगना कीजिए, एक तरफ स्क्वायर निकालिए, और यहाँ पे 2 ही वैल्यू रहेगा तो ये इधर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा एक्चुअल में 44%। इसका मतलब ये जो वैल्यू आपने निकाला अपने दिमाग में, इसको याद कर लेना आपको। और अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना आसानी से बनेगा। 2 साल का क्वेश्चन है, इस सब की कुछ जरूरत नहीं है, सारा खत्म हो गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपके दिमाग में सिर्फ ये चलना चाहिए, जैसे 2 साल और 20% तो 44% दिमाग में घूमना चाहिए। 44% है, बस 44% कर दीजिए, आंसर आपका आ गया, ठीक है, खत्म। यही है चक्रवृद्धि ब्याज, खत्म हो गया। आपका 44% हो गया, आप काट लीजिए, काट करके गुना कर लीजिए, ठीक है। गुना तो कर लेंगे, जो भी आएगा तो आप गुना कीजिए, यहाँ पे 44 कर लीजिए और यहाँ 0 बैठा दिया। 4 8 32 को 2 हाथ में 3 4 2 16 17 18 19, ठीक है। 192 फिर आ जाएगा और यहाँ पे 0 बैठ जाएगा। 0 2 9 11 के हाथ में 9 10 11 के हाथ में 2, ठीक है। अब इससे क्या करना है आपको, इतना का 44% निकाले, ये जो है आपका, ये जो है इंटरेस्ट हो जाएगा, इंटू कर देखिए। 4 8 32 2 हाथ में 3 4 2 16 17 18 19, ठीक है। फिर 192 आ जाएगा, 2 9 11 के हाथ में 1 9 10 11 के हाथ में, ठीक है। तो ये आपका इंटरेस्ट हो गया 21,120, ठीक है, 21,120 रुपया, ठीक है। और इसको अगर आप पूछ दे, मिश्रण पूछ दे तो तब क्या करते हैं, यहाँ से या तो यहाँ 144 कर देते, या तो इसको निकाल के इसमें जोड़ देते। अगर मिश्रण पूछे तो यहाँ पे 144 कर दीजिए, या तो 40% निकाल के इसमें जोड़ दीजिए, हो गया। तो ये ब्याज है, मिश्रण है, ठीक है। 48,000 21,000 है। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आप इतनी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। साथ में साधारण ब्याज के क्वेश्चंस भी हमने बताए हैं कितनी आसानी से। साधारण ब्याज तो आप 1 से 2 सेकंड में हल कर सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में आपको मुश्किल से 5 सेकंड लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फास्ट अप्रोच वाले सारे क्वेश्चंस में ले रखा हूँ। एक कार अपनी पहली आधी दूरी 50 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, 50 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये सारे मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, मैं खुद भी अभी प्रैक्टिस करता हूँ, बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ, ताकि मैं जो मेहनत करूँ वो आप तक सीधा पहुंचे। तो उसके लिए आपको ही मेहनत करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन सारे आपको सोल्व करने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है 2 बार देखिए 3 बार देखिए एक ही चैप्टर को, तो फिर आपको बार बार जिंदगी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये एक दूसरा पढ़ने की जरूरत है। तो अभी सारे एग्जाम से लॉकडाउन के कारण, कोविड-19 के कारण डिले हो चुके हैं। अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई में खूब मेहनत कीजिए। घर पे बैठे हैं आप, लॉकडाउन में कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ाई कीजिए। एग्जाम्स जब भी होंगे, ये नहीं कि आज हो रहे हैं कल हो रहे हैं, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम होंगे, आज नहीं तो कल होंगे ही होंगे। ऐसा नहीं कि नौकरी खत्म हो गई, एग्जाम खत्म हो गया, अब कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जाम 2 महीना 3 महीना 4 महीना में, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तक हो जाएंगे। 3-4 महीने का टाइम लीजिए, 3 महीने का आसपास, उससे ज़्यादा डिले नहीं होगा 4 महीने से। तो आप फटाफट मेहनत कीजिए, रिजल्ट आएंगे। प्री निकलने के बाद मेंस के लिए अलग सीरीज चलाऊंगा, क्रैश कोर्स मेंस के लिए 3-4 महीने का टाइम मिलता है, उसके बाद भी बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। मेंस का सिलेबस भी सेम है, आरआरबी एनटीपीसी का। उसके साथ साथ एएलपी की वैकेंसी जब भी आएगी वो लाखों में आती है,
तो उसके लिए भी सीरीज चलाएंगे, साथ में ग्रुप डी का भी चलाएंगे, आरआरबी ग्रुप डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, एक कार अपनी पहली आधी दूरी 50 के स्पीड से जाती है और बाकी की आधी दूरी 60 के स्पीड से जाती है। पहली आधी दूरी 50 से, देखिए पहली आधी दूरी, पहली आधी और दूसरी आधी, मतलब सेम दूरी जाती है 60 के स्पीड से। देखिए पहला दूरी जो है 50 के स्पीड से, और फिर उसके आगे सेम दूरी, मतलब अगर 100 किलोमीटर 50 से जा रही है तो अगला 100 किलोमीटर फिर 60 के स्पीड जा रही है। तो औसत चाल बताना है। इस तरह के अगर दूरी सेम हो, पहला फिर दूसरा एकदम सेम दूरी है, एक 50 के स्पीड 60, इस तरह का कंडीशन हो, दूरी सेम हो, तो उसका फॉर्मूला है औसत चाल का। देख लीजिए, याद कर लीजिएगा, औसत चाल 2xy बटा x प्लस वाई। इसका मतलब दो गुने पहली दूरी गुने दूसरी दूरी बटा दोनों दूरी का जोड़। ठीक है, तो मैं यहीं पे करता हूं, तो 2 इंटू 50 इंटू 60 बटा 110, ये 6 5 11, 110 हो गया। ठीक है, कट रहा है तो काट लीजिए, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, ऐसे कटना मुश्किल यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, चलिए अब नहीं कटेगा। 5 गुने 10, 5 गुने 10 और 10 गुने 60, 600 बटा 11। ठीक है, यही होना है एक्स प्लस वाई। ठीक है, 600 इतना किलोमीटर पर आवर। इसको आप भाग लीजिए, जो डेसिमल में आएगा वो आ जाएगा। मैं भाग दे देता हूँ, चलिए 11 पचे 55, 50, 11 चौका 44, 60 है ना, 0, 11 पचे 55, फिर वही आ रहा है, तो 54.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 54.5 किलोमीटर। क्या आ जाएगा? 54.5 किलोमीटर इसका एवरेज है, 54.5 किलोमीटर पर आवर ये एवरेज है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? देखिए क्वेश्चन आ गया, ए 15 और बी उसको 18 दिन में। जब भी ऐसा क्वेश्चन है दोनों को इंटू कर दीजिए फटाफट, टाइम नहीं लगाना है। ए किसी काम को 15 दिन में, बी 18 दिन में, दोनों को इंटू कर दीजिए वहीं पे। और नीचे में क्या करना है? नीचे में जोड़ देना है, दोनों को जोड़ दीजिए। 8 5 13 3 हाथ में 1, 1 2 1 3, 33 हो गया। अब काट दीजिए, 3 से 11 और 3 5 15, 18 5 90 बटा 11। ठीक ना, इतना दिन, यही दिन, इसको पलटना नहीं है। इतना दिन आंसर है, ये डायरेक्ट आता है आंसर, इसको पलटना नहीं है। इतना बटा 11 दिन, इसको आप फ्रैक्शन में रख सकते हैं ऐसे। अगर ऑप्शन तो ऑप्शन ऐसे ही है, ऐसे आप रहने दीजिए। ठीक है, तो दोनों को इंटू करना, नीचे दोनों को जोड़ देना है। दोनों मिलकर इतने दिन में काम करते हैं, 90 बटा 11 दिन में। ठीक है, 8 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तु के विक्रय मूल्य बराबर है, लाभ बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 120 वस्तु का क्रय मूल्य 80 वस्तु के विक्रय मूल्य बराबर है। देखिए 120 वस्तु का जो है क्रय मूल्य, इसका जो क्रय मूल्य है 120 वस्तु क्रय मूल्य है वो इक्वल है कितने? 80 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। तो लाभ प्रतिशत बताना है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन पहले भी हमने बनाया है, आपको प्रैक्टिस हो रहा है, रिपीट हो रहा है, अच्छी बात है। आपको याद हो जाएगा कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां हम एक सामान खरीद के लाएंगे और उतने ही पैसे उस सामान दूसरा सामान उस सामान को बेच के कवर कर लेंगे, तो हमें फायदा क्या होगा? देखिए 120 सामान आपने खरीदा, 120 टेबल खरीदा, और मान लीजिए आपने 10,000 रुपये में 120 टेबल खरीदा मान लेते हैं, और आपको 80 टेबल बेच करके उतना पैसा 10,000 रुपया आ गया, तो आपको तो पैसा तो एक्स्ट्रा हुआ नहीं। तो एक्स्ट्रा हुआ क्या? तो एक्स्ट्रा आपको कुर्सी हुआ ना, 40 जितना है 40 कुर्सी ना। 120 आपने खरीदा, 80 बेच के पैसा आपका पूरा हो गया, आपने जितना पूंजी लगाया था कंप्लीट हो गया। जब पूंजी कंप्लीट हो गया, 120 आपने खरीदा और 80 बेच के आपका पूंजी आ गया, तो आगे 40 जो बेचेंगे वो तो फायदा ही है ना, तो वही 40 फायदा है। तो 40 फायदा निकालने के लिए क्या करना है? देखिए 40 इंटू 100 बटा 80 लेना है। हमेशा इस तरह क्वेश्चन में ये सोचना है कि जो 80 हमने खरीद के लाया है, 120 नहीं लाया, 80 प्लस 40 आपको मिला है। हमेशा नीचे छोटा वाला वैल्यू रखना है ऐसे, 40 दूनी 2, तो क्या हो गया? 50% आंसर हो गया, 50% आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें सोल्व करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है,
एक संख्या जो है अपने वर्गमूल से 30 ही अधिक है, तो संख्या याद कीजिए। एक संख्या है जो अपने वर्गमूल से 30 अधिक है। चलिए एक इसमें क्वेश्चन सिंपल है, कह रहा है कि एक जो संख्या है वो अपने वर्गमूल से 30 अधिक है। ठीक है, लिख देता हूं, समझ आएगा। एक संख्या अपने वर्गमूल से क्या है, 30 अधिक है। ठीक है, एक संख्या अपने वर्गमूल से 30 अधिक है, तो संख्या बताना है। ऑप्शन दे रखा है, मैं ऑप्शन लिख देता हूं, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक संख्या जो भी है वो बताना है, उसका वर्गमूल से 30 अधिक है, तो इसका वर्गमूल कितना होगा, 49 अगर लेते हैं ऑप्शन तो 7, तो 7 और 30, 7 से 30 अधिक है, तो इसका वर्गमूल तो हो जाएगा 7। वर्गमूल में क्या है, रूट, इसका क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 में 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 37। तो वो संख्या तो नहीं है, नहीं। 25 लेते हैं, 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5। 5 में से 30 अधिक है क्या, ये तो 35 हो गया, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब 36 पे लेते हैं, देखिए इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 6। 6 से प्लस 30 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 36। वो संख्या खुद आ जा रही है, तो यही संख्या है, आंसर 36 है। जिसका वर्गमूल 6 है उससे 30 अधिक है, 36। ठीक है, ऐसे सोल्व करेंगे, इसकी जरूरत नहीं है हमें लेने की। तो ये ट्रिकी अप्रोच, फास्ट अप्रोच है। और सारे क्वेश्चन आप जब बनाएंगे तो आपको एसएससी के प्री में भी मिलेंगे क्वेश्चन, आरआरबी, एनटीपीसी, अदर क्लर्कियल एग्जाम, डीएसएसबी या बिहार बीएसएससी, बिहार एसएससी, सब में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 25/7, 25/7, 15/28 और 20/21। इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। देखिए आपको पता है फ्रैक्शन का जब भी एलसीएम निकालता है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न का एलसीएम निकालने का मतलब है ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। ऊपर वाले का लघुत्तम सार्थक, नीचे वाले का महत्तम सार्थक बटा कर देंगे, लघुत्तम बटा महत्तम होता है इसका, वो निकल के क्या आता है, एलसीएम। जो भी पूछेगा वो ऊपर होगा, एलसीएम पूछा तो ऊपर वाला का एलसीएम निकलेगा, नीचे वाला का महत्तम। अगर यहाँ पे एचसीएफ पूछा होता, महत्तम साथ, ऊपर वाला का महत्तम, नीचे वाला का लघुत्तम निकालते, ऐसे ही बनाएंगे। तो ऊपर वाला का देखिए 25, 15, 20 का एलसीएम क्या आ जाएगा, आप निकालिएगा एलसीएम, सबसे बड़ा कर लीजिए, उसका इंटू करते जाइए, इसका एलसीएम आ जाएगा 300। 300 से 300 में तीनों डिवाइड हो जाएगा, और इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 7, 28 और लास्ट में है 11 की जगह 21 है, 11 नहीं 21 है। ठीक है, 20/21। तो इसका एचसीएफ निकालना है। इसका एचसीएफ क्या है, सबसे छोटा वाला देखिए, सबको भाग दे रहा है तो दे रहा है, तो चलिए 7 हो जाएगा आंसर। ये एलसीएम होगा 300/7, यही एलसीएम हुआ इसका फ्रैक्शन का आंसर 300/7। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक समान बॉक्स के आयाम 80, 60, 40 है। ढकने के लिए कितना ढकने के लिए 80, 60 और 40 सेंटीमीटर है। कितना वर्ग सेंटीमीटर सकता पड़ेगी कपड़ा से। देखिए एक बक्सा है और उसका डायमेंशन दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है कितना, 80, 60, 40। एक बक्सा है, आयताकार बक्सा है, जिसका डायमेंशन दिया हुआ है ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, और उससे पता है उसको कपड़े से ढकना है। तो उसका क्षेत्रफल बताना, उस कपड़ा कितना कपड़ा लगेगा, उसका एरिया बताना उस कपड़े का चारों तरफ से ढकने का। तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा 6 साइड्स के, 6 साइड्स होते हैं ना, ऊपर नीचे आमने सामने और दाएं बाएं, 6 साइड्स के। तो फॉर्मूला क्या है, 2 × L × B है ना, जोड़ B × H जोड़ H × L या L × H। ठीक है, बस यही में निकाल देंगे। तो क्या करेंगे, 2 एक दूसरे इंटू करना है, 80 × 60 जोड़ 60 × 40 और जोड़ 80 × 40। ठीक है, बस यही करना है आपको, कैलकुलेशन है बस, इसमें है कुछ नहीं। तो देखिए 8 × 16 1600 24, और सॉरी ये क्या होगा, 8 × 6 = 48, 4800 6 × 24, 2400 और प्लस 8 × 32, 3200 जोड़ दीजिए, उसको डबल कर देना है। ठीक है, देखिए कितना आ जाएगा, 0 0 2 2 4 2 6 8 6 14 के 4 हाथ में 1। ठीक है, 8 4 12 13 14 के 4 हाथ में 1 1 3 2 5 4 9 1 10
इतना आई इंटू 2, 10,400 तो क्या आ जाएगा 20,800 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इतना कपड़ा चाहिए, 20,800 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए उस बक्सा को ढकने के लिए। हमने कुछ नहीं किया, ए इंटू बी, बी इंटू सी है ना, और ए इंटू सी करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम 210 और महत्तम 35 है। लघुत्तम 210 और महत्तम सारे क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पीछे में पूछे गए हैं क्वेश्चन, मैं वहीं से ले रहा हूँ। ये सारे पूछे, इसका मतलब आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पिछले 10-15 साल का कनेक्शन में ले रखा हूँ, तो रेलवे का जो पैटर्न है वही फॉलो कीजिए, वो पैटर्न नहीं बदलता रेलवे अपना। 210 और 35 क्या है, एलसीएम एचसीएफ, दो संख्याओं का एलसीएम है और एचसीएफ है, और एक संख्या उसमें दे रखा है, एक संख्या है 105। एक संख्या अगर दे रखा है क्या है 105, तो दूसरी संख्या निकालना क्या हुआ। अगर एलसीएम एचसीएफ दे रखा है दो संख्या को, पहली संख्या दे रखा है दूसरी संख्या निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है संख्या जो है 105, यहाँ लिख देता हूँ, संख्या 105। फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, याद रखना फॉर्मूला बस। तो आपको इंटू करना है, 210 गुने 35 बराबर पहली संख्या क्या दिख रहा है 105 गुने सेकेंड दूसरी संख्या निकालना है आपको। ये काट लीजिए, 35 तिहाई 3 सत्ते 70, तो क्या आ गया दूसरी संख्या क्या आ गया 70, आंसर 70 आ गया। 70 है दूसरी संख्या, एक संख्या 105 है, दूसरी 70 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप जितना मेहनत करेंगे वो आपको फायदा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नौकरी मुश्किल, अगर आप मेहनत करेंगे ईमानदारी से करेंगे डेली में आएंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब आप सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो रिजल्ट्स आएंगे, और रिजल्ट्स आने के लिए ऐसा तो नहीं 100% पे रिजल्ट आते हैं, 55-60% अगर आप सही बना के आते हैं किसी भी एग्जाम में तो लगभग रिजल्ट आने के चांस बढ़ जाते हैं, 60% का रिजल्ट आने लगते हैं। तो उतना ही आपको करना है। साथ साथ डीएमआरसी के भी जो भी वैकेंसी आएंगे उसके भी मैं आपको कराऊंगा सीरीज आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 40,000 रुपये 2 साल में 20% की दर से कितना चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। देखिए अभी मैंने बताया 2 साल का क्वेश्चन आ गया और 20% आ गया और 40,000 रुपया है। अभी क्वेश्चन बताया था पीछे में 48,000 रुपया था। जब भी ये आएगा 2 साल के लिए 20%, तो कितना भी दिमाग में चलना चाहिए, हटा दीजिए इसको। कितना हो गया ये 44%, निकाल दीजिए वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा गुने 44/100, काट लीजिए इसको, गुना कर दीजिए, 4 का 16 किसमें हाथ में 416x17। ठीक है, 17,600 आंसर। ये है चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आपको मिश्रण पूछे इसको इसमें जोड़ दीजिए, 17,000 और 40,000 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 40 10 50 57,600 रुपये उसका मिश्रण हो जाएगा। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक ट्रेन 10 सेकंड में एक स्थिर वस्तु को पार कर जाती है। यदि ट्रेन की स्पीड 25 सेकंड पर मीटर है तो ट्रेन की लंबाई बताइए। देखिए एक ट्रेन किसी खंबे को 10 सेकंड में पार करती है, मान लीजिए खंबा इसलिए है क्योंकि वो स्थिर है। ट्रेन देखिए जब भी ट्रेन किसी खंबे को, किसी आदमी को या किसी पॉइंट को, किसी बिंदु को पार करे, उस कंडीशन में ट्रेन उसको नहीं पार कर रहा है, खुद को पार कर रहा है, अपनी लंबाई को पार। ट्रेन की दूरी जो होती है ट्रेन की लंबाई होती है। उस क्वेश्चन में चाल दूरी वाले क्वेश्चन में ट्रेन वाले में ट्रेन की जो लंबाई है वही दूरी लेते हैं। लेकिन अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी पुल को पार करे, किसी पुलिया को पार करे, किसी दूसरे ट्रेन को पार करे, किसी ट्रक को पार करे, ट्रक तो जैसे क्वेश्चन नहीं आते। एक ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी दूसरी ट्रेन को पार करे या किसी पुल को पार करे, तो वहां जो दूरी होगी दोनों की जुड़ेगी। दोनों का मतलब एक ट्रेन अगर दूसरे ट्रेन को पार करे तो दोनों ट्रेन की लंबाई लेना पड़ेगा दूरी के लिए। एक ट्रेन अगर किसी पुल को पार कर रहा है तो ट्रेन की और पुल की लंबाई लेना पड़ेगा दूरी के लिए। एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा होगा तो दूरी का मतलब है ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है कि एक ट्रेन जब किसी खंबे को या आदमी को पार कर रही तो वहां दूरी सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की ही लंबाई सिंगल होगी। साथ साथ अगर एक आदमी, एक ट्रेन, दूसरी ट्रेन आ रही है, सामने से ट्रेन इधर जा रही है, तो वहां चाल जो है दोनों ट्रेन की जुड़ जाएगी। ठीक है, एक आदमी खड़ा है या खंबा है और ट्रेन जा रही है तो वहां पे सिर्फ ट्रेन की स्पीड होगी। अगर आदमी चल रहा है तो जिस दिशा में चल रहा है देखना पड़ेगा। अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो वहां डिफरेंस होगा। सेम डायरेक्शन का मतलब माइनस, और अगर अपोजिट में है तो प्लस। तो अगर आदमी आ रहा है और ट्रेन में जा रही है तो प्लस होगा हमेशा। देखिए दो डिफरेंस प्लस लेना है और एक डायरेक्शन से माइनस लेना है, माइनस, ये माइनस साइन है।
है ना, और ये प्लस साइन है, तो दो जगह से अगर आते हैं तो प्लस। दो रेलगाड़ी अगर एक ही दिशा में चल रही है तो वहां हम माइनस करेंगे दोनों का चार्ज, ध्यान रखना है। लेकिन दो रेलगाड़ी आमने सामने आ रही है तो वहां पे क्या कर देंगे, दोनों की चाल को प्लस करेंगे। लेकिन एक ट्रेन गाड़ी अगर एक पुल को पार करी तो वहां चाल केवल ट्रेन की होगी, लेकिन दूरी वहां पे जो है ट्रेन और पुल को मिलाकर होगी, ये ध्यान रखना है। एक रेलगाड़ी अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, एक रेलगाड़ी अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो वहां पे चाल जो है केवल ट्रेन की ही होगी, प्लेटफॉर्म की चाल हो नहीं सकती, लेकिन दूरी वहां पे दोनों की होगी। तो ये सब डिफरेंस है। तो यहाँ क्वेश्चन आते हैं जब वो चैप्टर का जो मैं कराऊंगा बुक से, मैथ्स के बुक से वो चैप्टर, तो आपको डिटेल अच्छे से बताऊंगा, उसकी वीडियो में मिल जाएगा आपको। तब तक बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, और साथ साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको पर डे नई नई वीडियोज मिलती रहे, अच्छी अच्छी वीडियोज मिलती रहे। क्वेश्चन ले रहा हूँ, 10 सेकंड में एक खंबे को पार करती है अगर ट्रेन की स्पीड 25 मीटर पर सेकंड है तो ट्रेन की दूरी बताइए। सिंपल है, दूरी बड़ा क्या होता है, 4 गुने समय। ट्रेन की स्पीड 25 मीटर पर सेकंड है, कितना सेकंड में पार करती है, 10 सेकंड में, बस हो गया। तो ट्रेन की दूरी यही हो जाएगा, ट्रेन की चाल और ट्रेन का समय, यही दूरी है। ट्रेन की दूरी का मतलब उस दूरी का क्या मतलब, ट्रेन की लंबाई, लंबाई कितना हुआ 250 मीटर, ट्रेन की लंबाई कितनी है 250 मीटर है, आंसर हो गया। ट्रेन की चाल और समय, क्योंकि खंबे को पार करना है, इसका मतलब वहां पे कुछ तो लेंगे नहीं खंबे का, तो यही आएगा, आंसर हो गया। एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी गई, 10% लाभ पर बेच दी गई, ठीक है, लाभ प्रतिशत में कितने की वृद्धि हो जाएगी यदि वो 460 में बेची जाती। देखिए क्वेश्चन पीछे भी मैंने बनाया था, एक सामान 400 रुपये में खरीदी गई और 10% के लाभ पे बेची गई, अगर वो 460 में बेची होती तो लाभ का प्रतिशत कितना बढ़ जाता। देखिए 400 बेची गई, 10% लाभ हुआ, छोड़ दीजिए कितना दिया है, प्रतिशत तो दिख रहा है ना यहाँ पे, 460 में बेचा गया था, हम देखेंगे खरीदा है और 460 में बेचा है, तो 400 से 460 लाने के लिए कितना परसेंट एक्स्ट्रा लिया उसने, ये 60 पे एक्स्ट्रा लिया, तो 60 रुपये 400 का कितना परसेंट है, तो वाट बटा 100 कितना परसेंट, ये वाट है, वाट बटा 100, 400 का कितना परसेंट है, कितना 60, ये निकाल दीजिए आपको, जब ये निकल गया तो हो गया, कितना परसेंट है 15%, तो ये 15% तो है 460, 400 से 15% लिया है एक्स्ट्रा लेके बेच रहा है, तो पहले उसने 10% फायदा लिया था 400 से 10%, अब 400 15% ले रहा है, एक्चुअल में एक्स्ट्रा कितना ले रहा है 5% आंसर एक्स्ट्रा, 5% ज्यादा फायदा हो रहा है ना, पहले 10% अब 15%, तो 5% ज्यादा, ठीक है। तो इस तरह आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और 2020 सीरीज का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं आपको और ज्यादा वीडियोस लाने का पर डे के हिसाब से, तो आप मेहनत कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए और सर्च कीजिए हमारे चैनल को एग्जाम द्वार, ठीक है। साथ साथ मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि आपको कई चीजों का ध्यान रखना है, अपना टाइम को शेड्यूल मेंटेन कीजिए, आपको जनरली पर डे मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग है और इंग्लिश है, इंग्लिश के भी कुछ वीडियोज में डालूंगा, और उसका जीके है और उसका करंट अफेयर्स है, ठीक है। ये 5 चीजें आपको पढ़ाई करनी है रेगुलर, अपना टाइम बांटिए कि हाँ पर डे 1-2 घंटा आप मैथ को देंगे, आधा घंटा रीजनिंग को देंगे, 1 घंटा इंग्लिश को देंगे, 2 घंटे जीके को देंगे, आधा घंटा करंट अफेयर्स को देंगे। इसके अलावा वीक में एक दिन कम से कम अपना टाइम रखिए कि आप कोई ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, किसी भी साइट से आप दे सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट, बहुत सारे साइट अवेलेबल है, जैसे कि ग्रेडअप है, टेक्स्ट बुक है, तो इन सारों साइट से आप ऑनलाइन जाकर के एग्जाम दे सकते हैं, अनअकैडमी है तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, वीक पे कम से कम एक बार जरूर दीजिए, आरआरबी एनटीपीसी का दीजिए, एसएससी का दीजिए, ताकि आपका असेसमेंट होता रहे और आपको दिखता रहे कि आपकी कमी कहाँ पे है, कितना मार्क्स कम आ रहा है, कहाँ पे मार्क्स कम हो जा रहा है आपका, कौन सा चीज आप एग्जाम में या ऑनलाइन टेस्ट में जल्दी नहीं कर पा रहे हैं या सोल्व भी नहीं कर पा रहे हैं। आप चाह तो रहे कि मैं बना लूंगा, लेकिन आपका टाइम ही लैप्स हो गया। और ऑनलाइन में सबसे अच्छी बात क्या है कि टाइम आपको दिखता रहेगा, कितना टाइम बचा हुआ है, कितना घट रहा है, क्या स्पीड है। यहाँ तक कि ऑनलाइन सीरीज में एक फायदा और होता है कि आपको पर क्वेश्चन का भी टाइम दिखाएगा कि आपने एक क्वेश्चन में कितना ज्यादा टाइम कंज्यूम किया और उसका स्टैंडर्ड टाइम कितना होना चाहिए था क्वेश्चन पे। तो आप जाइए और साइट पे वो भी कीजिए। साथ साथ आप इसके अलावा आप फॉर्म भर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो मेहनत अच्छे से कीजिए और चैनल को जितना हो सके, हमारे एग्जाम द्वार जो चैनल है इसको एग्जाम द्वार को अपने दोस्तों को बताइए। एग्जाम द्वार EXAMDWAR एग्जाम द्वार को सर्च कीजिए, दोस्तों को बताइए। आज का हम वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं, कल फिर करंट अफेयर्स के साथ नए ट्रिकी अप्रोच वाले क्वेश्चन, फास्ट अप्रोच वाले क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर रिलेटेड क्वेश्चन प्लस मैथ्स के चैप्टर वाइज सीरीज हम लेकर के आएंगे।